हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज के चौथे दिन की शुरुआत। क्या है मिरेकल सीरीज? मिरेकल सीरीज के अंदर हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस खत्म करने वाले हैं मात्र 60 डेज के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजें स्किप करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फास्ट ट्रैक मोड के अंदर सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इसका केवल और केवल इतना सा मतलब है कि फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स जो है वो केवल और केवल 60 दिन की डेडिकेटेड मेहनत आपसे डिमांड करती है। तो आज हमारा चौथा दिन है आउट ऑफ 60 और हमारा जो टारगेट है इस सीरीज का वो कोई एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, वो है फिजिक्स के डर को दूर करना। क्यों? क्योंकि अगर आपका फिजिक्स का डर दूर हो गया तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, आप नीट के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आप जेई को भी फोड़ सकते हो। तो मेरा काम है फिजिक्स का डर जो है आपके अंदर उसको दूर करवाना, और उसके बाद में आप इस सीरीज को किस तरीके से यूज करना चाहते हो दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। और इसका नाम क्यों मैंने मिरेकल सीरीज रखा है वो आपको केवल और केवल तब पता चलेगा जब ये 60 दिन तो मेरे साथ साथ इस मिरेकल सीरीज को कंप्लीट कर लोगे। तो आज के दिन हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। तो आपको याद हो अगर हमारी पिछली क्लास, तो पिछली क्लास के अंदर हमने एक प्लेन सरफेस के ऊपर किस तरीके से लाइट रिफ्रैक्ट होती है। एक प्लेन सरफेस अगर दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है तो उस सरफेस पर वो बेंड हो जाती है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने पढ़ा था, है ना। फिर हमने थोड़ा सा हमारी स्कोप ऑफ स्टडी को इंक्रीज किया था और हमने एक थिन स्लैब के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से थिन स्लैब जो है वो आपके ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है जिसको हम नॉर्मल शिफ्ट कहते थे, तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जो है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो ये सब कुछ हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। तो प्रिज्म जो है वो बेसिकली हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा है, जो हथियार हमने अभी तक इकट्ठे करे हैं उसी के बेसिस पे समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी दो सरफेसेस हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एक थिन स्लैब के अंदर दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल होती है, और प्रिज्म के अंदर क्या होगा, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होंगी वो एक दूसरे से किसी एंगल पर होगी जिसको हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, इसी से पूरा का पूरा खेल जो है वो आपका बदल जाएगा। तो अ प्रिज्म इज होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम एनक्लोज्ड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट सम एंगल। और नॉर्मली प्रिज्म जिस मटेरियल का बनाया जाता है, ग्लास, क्राउन ग्लास भी हो सकता है, ठीक है ना, फ्लिंट ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली ग्लास का बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है। ये बेसिकली हमने प्रिज्म को काटा है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हमें ट्रायंगुलर, तो इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारी जो लाइट है वो इस सरफेस के ऊपर और इस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? प्रिज्म एंगल कहलाएगा। हमारा प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है या फॉर दैट मैटर किसी अदर शेप का भी हो सकता है। हमें तो बस इतना ध्यान देना है कि कौन सी वाली सरफेस पहली है, कौन सी वाली दूसरी है, और उन दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या हो जाएगा? प्रिज्म एंगल हो जाएगा। तो बच्चों के दिमाग में जब भी प्रिज्म की बात करी जाती है ना तो हमेशा ये ट्रायंगुलर वाला प्रिज्म आता है, बट कंसेप्चुअली प्रिज्म का मतलब क्या है? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अगर एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो और लाइट का कॉन्जिक्यूटिवली उन दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो हम उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। क्लियर? यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमें ये तो पता पड़ गया कि यहां पर दो सरफेसेस हैं। थिन ग्लास के अंदर भी दो सरफेसेस थी, वहां पर हमें अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला जो हथियार था उसने काफ़ी मदद करी थी, हमें डिटेल्स के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, है ना। बट यहाँ पर हमें डिटेल्ड ज्योमेट्री के अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लाइट की रे जो है वो दो अलग अलग सरफेसेस पे रिफ्रैक्ट होती है और फाइनली कितने टोटल एंगल के द्वारा वो डिविएट हो जाती है, ठीक है ना। तो हम डिविएशन के बारे में बात करने वाले हैं ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। तो ध्यान से देखना है, इस जो डायग्राम जो है इसको आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहली
हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से एंटर करती है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें अप्लाई करने हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल ही हमारा क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था। अब नॉर्मली हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से प्रिज्म के मटेरियल के अंदर, जो कि ग्लास से बना हुआ होता है, तो रेयरर से डेंसर मटेरियल के अंदर जा रही है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो ये रे है वो सीधे जाने की बजाय टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी। फिर ये वाली जो रे है ये जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पर इसका दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। अब की बार ये ग्लास से एयर के अंदर एंटर कर रही है, तो अब की बार ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल से देखो ये अवे बेंड हो जाती है, और फाइनली रे हमारी इस तरीके से बाहर निकलती है। तो हमारी रे जाने वाली थी इस रास्ते पे, है ना, और प्रिज्म की वजह से घूम के जाने लगी इस वाले रास्ते पर, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इधर की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है इसको ही अपन कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। यानी कि प्रिज्म ने आपकी रे ऑफ लाइट का रास्ता जो है वो इतने एंगल से क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब पूरा का पूरा खेल जो है वो ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है, नॉट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो हम बाकी सारे एंगल्स भी शो कर देते हैं। हमें पता पड़ गया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ डिविएशन है, इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। ये अंदर जो एंगल बना है इसको अपन फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और ये जो सेकंड एंगल है इधर, वैसे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए था क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है, बट इसको भी हम थ्रू सिमेट्री लिख रहे हैं ना, सिमेट्रिकली, तो इसको भी हम सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सारे के सारे पॉइंट्स के मैंने नाम रख दिए, जैसे इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इस वाले का सी रख दिया, और इस वाले का डी रख दिया। अब देखना, बड़ी सुंदर सी, बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल उठाते हैं, दैट इज ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, ये रहा, ये है ट्रायंगल हमारा बी सी डी। बी से चले गए सी पर, सी से चले गए डी पर, और डी से आ गए वापस से बी पर। हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल तो हमें पता है, ये R1 है और ये R2 है। तो जो तीसरा एंगल होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो एंगल BCD होगा, ये वाला एंगल BCD, ये वाला एंगल जो होगा ये ऑब्वियसली किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, माइनस बाकी दो एंगल्स का सम। तो बाकी दो एंगल्स कौन है, हमारे R1 एंड R2। तो पहली चीज हमें ये पता चल गई। अब हम एक क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात करते हैं, दैट इज ABCD। दिख गया होगा सबको, A से चले गए B पर, B से C पर, C से D पर, और D से वापस से A पर। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके दो एंगल 90 डिग्री है, ये भी नॉर्मल के साथ बन रहे हैं और ये भी नॉर्मल के साथ बन रहे हैं। चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल A, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C अभी अभी हमने निकाला था 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 है, और एंगल D जो है वो भी 90 डिग्री है। सबका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, ये 90, ये 180 और ये 90 मिलके कितने हो गए, 360 हो गए। तो इससे 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 ये 360 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बहुत ही प्यारा रिलेशन मिलेगा यहाँ पर कि हमारा जो प्रिज्म एंगल होता है वो थ्रू ज्योमेट्री हमने फाइंड आउट कर लिया किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। याद रखना, ये काम आता रहता है, ठीक है ना। तो एक प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म एंगल होता है, एक रे ऑफ लाइट अगर उससे गुजर रही है तो दोनों एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस के सम के इक्वल होता है, पहली चीज। अब हम तो ढूंढने चले थे किसको, एंगल ऑफ डिविएशन को। तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, है ना। तो अब देखो एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, तो हम यहां पर दो अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हमने रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ डिविएशन किसके इक्वल होता है, I माइनस R के इक्वल होता है। जैसे सपोज करो यहां पर रे ऑफ लाइट I सीधी जाने वाली थी,
बट रिफ्रैक्शन की वजह से इधर चली गई। ये पूरा का पूरा एंगल आई था क्योंकि सामने वाला एंगल भी आई है और ये वाला एंगल आर है, तो जो बाकी बच गया एंगल वो कितना हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, है ना। तो हमारे पहले वाले रिफ्रैक्शन की वजह से कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा, आई माइनस आर वन, और दूसरे वाले की वजह से कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा, ई माइनस आर टू। अब की बार इसमें से आप इसको माइनस कर दो, है ना। और इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो आपको नेट एंगल ऑफ डेविएशन पता चल जाएगा। पहले की वजह से रे ऑफ लाइट सीधी जाने वाली थी, इतनी हो गई, और दूसरे की वजह से रे ऑफ लाइट सीधी जाने वाली थी, इतनी हो गई। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप इस ट्राइंगल को देखो, BED, इस वाले ट्राइंगल को देखो, है ना। अब इसमें आप नोटिस करोगे ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये I माइनस R1 के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है ये E माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा। और ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो वहां से भी आपको पता पड़ जाएगा कि जो डेल्टा होगा उसकी वैल्यू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के इक्वल होगी। थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। और हमने अभी अभी देखा था कि जो R1 प्लस R2 है वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है ना। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो एक तो प्रिज्म एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली करना भी चाहिए था, प्रिज्म की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो करेगा ही करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो बेसिकली प्रिज्म के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, और उनका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, प्रिज्म के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि यार ये जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास में आया है इसको क्यों ना थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर मेजर करते हैं, एक्चुअल में मेजर करते हैं कि अलग अलग एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आएगा, और मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा की वैल्यू, और फिर उसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो वैसा ही कुछ ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है। एक तरफ मैंने एंगल ऑफ डेविएशन लिया है और एक तरफ मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो दो अलग अलग केसेस में होगी। या तो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री हो जाए कि प्रिज्म से बाहर ही ना निकले, या फिर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ही 90 डिग्री हो, प्रिज्म के ऊपर ही मैक्सिमम एंगल से ट्रेवल करती हुई हमारी रे। तो इन दोनों केसेस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारा प्रिज्म है, अब हमारी रे ऑफ लाइट ही इस तरीके से आए, फिर इधर जाए और फिर किसी तरीके से इधर चले जाए, तो अब हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मैक्सिमम होगा, अपने आप ही बहुत ज़्यादा होगा। या फिर दूसरा वाला केस ऐसा भी हो सकता है, रे ऑफ लाइट आए, इधर जाए और इस तरीके से निकल जाए, तो अगेन इस वाले केस में हमारा जो एंगल डेविएशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कब प्रोड्यूस होगा, जब आपकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों में से कोई सी एक रे जो है वो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। फिर जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो, तो बढ़ाते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, और फिर उसके बाद में वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये पॉइंट जो होता है, इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एज ए फैक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, और इसको आप थ्रू सिमेट्री फिगर आउट भी कर सकते हो। ठीक है, कि आपकी रे एक जगह से एंटर कर रही है, एक जगह से बाहर निकल रही है, तो जो सिमेट्रिक कंडीशन होगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जा सकता है। तो आपने देखा था कि 0 से 90 तक जाएगा तो 2 बार एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है, तो पक्का बीच में कहीं क्या होगा, वो मिनिमम होगा, है ना। और वो जो मिनिमम वाली कंडीशन है वो सिमेट्रिक कंडीशन होगी। जैसे और भी जगह हम देखते हैं कि सिमेट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो एक तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। एक जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इसका एक्सप्लेनेशन इस आधार पर भी दे सकते हैं
कि हमारा एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो किसके इक्वल है, आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी डेल्टा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी आई प्लस डी ई। एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। हम डिफरेंशिएशन को जब मैक्सिमा और मिनिमा जब भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई वैल्यू कब मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो हम डिफरेंशिएशन को क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं। तो हम इसको जीरो रखेंगे तो जीरो इज इक्वस टू डी आई प्लस डी ई हो जाएगा। इसका मतलब डी आई इज इक्वस टू माइनस डी ई हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो डी आई और डी ई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के अंदर छोटा सा चेंज और एंगल ऑफ इमरजेंस के अंदर होने वाला छोटा सा चेंज, ये आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो आई और ई आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरीके से भी आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। खैर, हम किस तरीके से इस फैक्ट तक पहुंचे दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट दिस फैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारा एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है जब हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाती है। ठीक है ना। तो उस अवस्था में, ठीक है, उस अवस्था में आपकी रे जो है वो सिमेट्रिकली एंटर करती है। मतलब रे इस तरीके से एंटर करेगी और एक बहुत खास चीज होगी, वो प्रिज्म के अंदर बेस के पैरेलल हो जाएगी। ये वाली रे और ये वाली रे आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और फिर ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका एंगल ऑफ इमरजेंस ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये हमारे मिनिमम एंगल की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो हमने बता दिया एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ ई आपस में इक्वल होने चाहिए। अब आई और ई अगर आपस में इक्वल है तो हमारा डेल्टा किसके इक्वल हुआ करता था, आई प्लस ई की जगह भी रख दिया मैंने आई माइनस ए। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी होगी, डेल्टा प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये बताने के लिए कि हम मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की बात कर रहे हैं, डेल्टा के नीचे एम सबस्क्रिप्ट लगा दिया, एम स्टैंड्स फॉर मिनिमम। तो हमारा आई और ई आपस में इक्वल होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही हमारा रे जो है इनसाइड प्रिज्म वो बेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और R1 और R2 भी सिमेट्रिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे, जिसको हम क्यूमुलेटिवली R कह सकते हैं। और हमें पता है R1 प्लस R2 A के इक्वल था, अब दोनों इक्वल हैं, यानी कि पक्का R की जो वैल्यू है, यानी कि दोनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, A/2 के इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। हमारे एंगल के मिनिमम होने की कंडीशंस हैं ये तीनों। तो अब हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार आ चुका है। अब हम कम से कम इस मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन को हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू फाइनल डिवाइडेड बाय म्यू इनिशियल। ठीक है, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू फाइनल, जैसे यहाँ पर फाइनली ग्लास के अंदर जा रही है रे, और म्यू इनिशियल जैसे यहाँ पर फाइनली किसके अंदर जा रही है, एयर से ग्लास के अंदर जा रही है ना। तो ये तो हो जाएगा ग्लास, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख दिया, ये हो जाएगा एयर, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने 1 लिख दिया। तो बेसिकली म्यू जो होगा मतलब ग्लास के मटेरियल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू पता पड़ गई कि म्यू की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, साइन ऑफ आई। अब आई के लिए हमने देखा था वो किसके इक्वल था, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, और साइन ऑफ आर वो किसके इक्वल था, A/2 के इक्वल था। और अगर आप बहुत ही थिन प्रिज्म की बात कर रहे हो जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो काफ़ी स्मॉल है, तो आप इवन साइन को भी ओमिट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है स्मॉल एंगल्स के लिए साइन ऑफ थीटा जो होता है वो सिंपली थीटा के इक्वल होता है। भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 के इक्वल होती है ना, इसी तरीके से साइन 0.001 डिग्री की वैल्यू भी 0.001 डिग्री, रेडियंस ही होगी, नॉट डिग्री। ठीक है ना। तो साइन ऑफ x इज सिंपली इक्वल टू x इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इनको भी हटा सकते हैं और फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, a डिवाइडेड बाय 2 को, और इधर आ जाएगा आपका a प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
इस a को अपन इधर ले आएंगे, कॉमन आ जाएगा, बचेगा म्यू माइनस 1 इज इक्वस टू डेल्टा m। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। तो हमारा जो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a टाइम्स म्यू माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता है कि कोई भी रे प्रिज्म के ऊपर अगर इंसिडेंट होती है कितने एंगल से डिविएट होगी हमें नहीं पता, बट हमें ये पता पड़ गया कि कम से कम कितने एंगल से तो वो डिविएट होगी ही होगी। और वो जो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है वो अब प्रिज्म के एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो दो हथियार हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। और अब क्योंकि हमें पता पड़ गया कि हमारा जो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या होगा जब इस प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट होगी। तो जब वाइट लाइट इंसिडेंट होगी तब क्या होगा, तो देखो वाइट लाइट के अंदर हर फ्रीक्वेंसी यानी कि हर कलर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब व्हाइट लाइट के अंदर रेड कलर भी प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा विबग्योर प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब रेड कलर के लिए मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी। और रेड कलर के लिए अगर मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी तो रेड कलर सबसे कम एंगल के द्वारा डिविएट होगा। हमने कल वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन के अंदर इस फैक्ट को यूज़ किया था। तो अगर प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो रेड कलर सबसे कम एंगल के द्वारा डिविएट होगा, येलो थोड़ा सा ज़्यादा और एक्सट्रीम वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा एंगल के द्वारा डिविएट होगा। सो एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रेड will be less than angle of deviation for yellow and it will be less than angle of deviation of violet। तो आपका ऑर्डर ऐसा होगा, सबसे ऊपर R और फिर चलते 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 तो विबग्योर जो है वो आपको बॉटम टू टॉप लिखना है, ठीक है। जो विबग्योर है वो आपको बॉटम से टॉप लिखना है। इस ऑर्डर में आपको प्रिज्म से बाहर लाइट आते हुए दिखाई देगी, जिसको आप वाइट लाइट स्पेक्ट्रम भी बोलते हो, ठीक है ना। हम सब खेल खेल में बना सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो अब हमें पता पड़ गया ऐसा क्यों हुआ, वाई, बिकॉज एवरी कलर हैज़ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सेम मटेरियल। जैसे वॉयलेट कलर जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है, येलो की कम और रेड कलर की सबसे कम होती है। सो ईच कलर इज डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल्स। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम एंगल के द्वारा और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ज़्यादा एंगल के द्वारा डिविएट होगा, ठीक है। तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा, रेड सबसे कम। और क्योंकि सारे के सारे कलर अलग अलग एंगल के द्वारा डिविएट हो रहे हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं। वाइट लाइट में तो सारे के सारे मिक्स थे, बट प्रिज्म ने बंटवारा कर दिया, एक्सपोज कर दिया और उन सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। So hence white light is dispersed. This is called dispersion of light into its constituent colors. तो इसको हम क्या बोलते हैं, dispersion of light बोलते हैं। अब जो रेनबो है, रेनबो बेसिकली आपने देखा होगा, कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में देखा होगा, ठीक है ना। तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो रेनबो को कि रेनबो क्यों बनता होगा। भाई वहां पे ठीक है प्रिज्म तो प्रेजेंट नहीं है, बट जो बारिश की बूंदें हैं वो भी तो दो सरफेसेस की तरह ही बिहेव करती है, दो कर्व्ड सरफेसेस होती है वहां पर, तो ठीक है ना। अगर आप बारिश की बूंद की बात करो तो एक बार लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगी और एक बार लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है जैसे प्रिज्म के अंदर होता है ना। तो व्हाइट लाइट जो होती है वो बारिश की बूंदों में सिमिलर टू प्रिज्म क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। बट जरूरी नहीं है कि प्रिज्म ही डिस्पर्स करता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है डिस्पर्जन। हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा था और यहां पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि
कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि केवल और केवल प्रिज्म की वजह से ही डिस्पर्जन होता है। प्रिज्म की वजह से नहीं होता, प्रिज्म की वजह से बेटर डिस्पर्जन होता है। बट डिस्पर्जन का जो एक्चुअल में फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन के ऊपर। बिकॉज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर की अलग अलग होती है, यानी कि हर कलर जो है वो अलग अलग एंगल के द्वारा डिविएट होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, कुछ ज़्यादा कुछ कम। जैसे रेड कलर सबसे कम एंगल के द्वारा डिविएट होता है, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा एंगल के द्वारा डिविएट होता है। तो जहाँ जहाँ वाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होगा वहाँ वहाँ डिस्पर्जन भी होगा, ये ध्यान रख लेना। तो रेनबो के अंदर ऐसा ही होता है। वाइट लाइट जब पानी की बूंदों के अंदर एंटर करती है तो वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। बाहर जब निकलती है तो एक और बार वो डिस्पर्जन जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और साथ ही साथ में रेनबो के अंदर TIR भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो रिफ्लेक्शन होगा पहली वाली सरफेस पर जब वाइट लाइट बूंद के अंदर एंटर करेगी, और जब दूसरी सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होने की बजाय बाय चांस क्या होने लगेगा, TIR होने लगेगा। संयोग ऐसा बनेगा, ठीक है, कोइंसिडेंस ऐसा बनेगा कि वाइट लाइट जब बूंदों के अंदर एंटर करेगी तो डिस्पर्स हो जाएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और सेकंड सरफेस पर वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, उनका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। और फिर वो वापस से टकरा के बाहर निकलेगी और फिर हमें क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर अगर जो बूंद के अंदर होने वाला TIR है वो एक बार ना हो कि 2 बार हो जाए, कई बार ऐसा होगा, कई बार संयोग और भी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, तो फिर आपको 2 रेनबोज दिखाई देते हैं जिनका ऑर्डर ऑफ कलर जो है वो अलग अलग होता है ना। तो रेनबो जो है उसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन तीनों प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगेन इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो कल की क्लास में भी कुछ नेचुरल फिनोमिना थे और आज की क्लास में भी मैंने रेनबो के बारे में बताया, और मैं इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो केवल और केवल तब बनाऊंगा जब आप डेडिकेटेडली हमारी मिरेकल सीरीज़ को फॉलो करोगे और रिक्वेस्ट करोगे कि हाँ आपको इनके ऊपर वीडियोस जो है वो अलग से चाहिए। जब बहुत ज़्यादा बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे तब मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। अदरवाइज हमें केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सा नेचुरल फिनोमिना किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, किस पर्टिकुलर लॉ ऑफ नेचर के ऊपर वर्क करता है, ठीक है ना। तो हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में भी पता पड़ गया अब तो, ठीक है ना। तो कुछ हथियार इकट्ठे कर लेते हैं वन प्रिज्म के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसके बारे में, एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब है कि आपका बैंगनी कलर जो कि सबसे ज़्यादा डिविएट होता है उसके एंगल ऑफ डिविएशन में से रेड कलर जो कि सबसे कम डिविएट होता है उसके एंगल ऑफ डिविएशन को माइनस कर दो। कहने का मतलब आपकी जो वाइट रे है वो कितना स्प्रेड हो जाती है ड्यू टू डिस्पर्जन, तो वो स्प्रेड हम निकालना चाहते हैं। तो वो पक्का किसके इक्वल होगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा R के इक्वल होगा। अब डेल्टा V की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो A टाइम्स म्यू V माइनस 1। सिमिलरली डेल्टा R की जगह आप क्या लिख सकते हो, A टाइम्स म्यू R माइनस 1। तो जब आप माइनस करोगे इन दोनों की वैल्यूज रखें तो फाइनली आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन, द स्प्रेड ऑफ वाइट लाइट इज इक्वल टू A टाइम्स म्यू V माइनस म्यू R। और डिस्पर्सिव पावर जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो आपका एंगुलर डिस्पर्जन है उसको मीन एंगल ऑफ डिविएशन से, जो आपका एंगल ऑफ डिविएशन है उसकी एवरेज वैल्यू से, या यूं कह लो जो येलो कलर है उसके लिए जो एंगल ऑफ डिविएशन है उसकी वैल्यू से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो थीटा को आपने एवरेज एंगुलर ऑफ डिविएशन, और बीच वाला कलर येलो है तो उसके लिए भी कह सकते हो, उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो अभी अभी हमने देखा था थीटा की वैल्यू तो कितनी होती है, A टाइम्स म्यू V माइनस म्यू R, और डेल्टा Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A टाइम्स म्यू Y माइनस 1। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू V माइनस म्यू R डिवाइडेड बाय म्यू Y माइनस 1। तो क्वेश्चन के अंदर जब हमें डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमें ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, तो ये हम आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू तो है
तो हम इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम म्यू वाई की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रिज्म से रिलेटेड हथियार हो गए। तो अब बच्चों आपको प्रिज्म के अंदर जिंदगी भर कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर सच में ऐसा है, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पैदा हो रही है हमारी मिरेकल सीरीज की वजह से, तो आपको कमेंट्स के अंदर लिखना है, डाउट्स भी लिखने हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखना है, और अगर आपको दिल से ऐसा लग रहा है कि हाँ यार इस चीज़ को शेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। देखो मिरेकल सीरीज जो है ना, वो बेसिकली उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जिनके अंदर पढ़ने का जज्बा है बट साधन नहीं है, ठीक है। तो यार उन तक पहुंचाने का काम आप लोगों को करना है। मैं मेरी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत कर रहा हूं कि सबसे बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर आपको पढ़ाया जाए, सबसे कम से कम एफर्ट्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सको, उस तरीके से आपको पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट वो बच्चे हैं, कौन से वाले बच्चे, जिनके पास पढ़ने का जज्बा तो है बट उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो साधन जुटा सके, उनके पास टाइम की भी कमी है, बेचारे दिन भर कुछ काम करते हैं और फिर उसके बाद में जब बहुत थोड़ा सा जो समय मिलता है उसके अंदर वो पढ़ाई कर पाते हैं, साल भर नहीं होती उनके पास में। उनके लिए मैंने ये सीरीज जो है वो प्लान करी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार कि आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा यूट्यूब पर आप चमकाओगे ना इसको, उतना ज़्यादा ये निकल के बाहर आएगी और उन लोगों तक पहुंच पाएगी। तो मदद करनी है आपको मेरी, ठीक है ना, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन मेजर्ड विथ अ प्रिज्म इज 30 डिग्री, है ना, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो हमें क्या क्या दे दिया गया है, हमें दे दिया गया है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन यानी कि डेल्टा एम दे दिया गया है हमें 30 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए हमें दे दिया गया है 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज, प्रिज्म के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है। अब ध्यान दो, हमारा ये जो प्रिज्म एंगल है इट इज नॉट वेरी स्मॉल, कोई बहुत छोटा मोटा एंगल नहीं दे रखा हमें। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। वाई? बिकॉज दिस फॉर्मूला वॉज एन अप्रॉक्सीमेशन व्हेन योर प्रिज्म एंगल वॉज वेरी वेरी स्मॉल। तो हमें ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। चलो करते हैं। तो साइन ऑफ ए का मतलब हो गया 60, डेल्टा एम का मतलब हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 2। तो ऊपर तो बच गया 60 प्लस 30 90 डिवाइडेड बाय 2 साइन 45, है ना, और नीचे बच गया साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा √2। तो हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन का ही है ना। आपको दे रखा है ए दे रखा है, डेल्टा एम दे रखा है, आप तो डायरेक्ट इसी को अप्लाई करोगे। डेल्टा एम की जगह रखोगे आप 30, इसकी जगह रखोगे 60, 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1/2 और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आपका आंसर आएगा। बहुत दूर है √2 से, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1.41 और 1.5 में काफ़ी डिफरेंस है जब हमें ऑप्शन कम से कम इस तरीके से दिए हुए हो। भाई 3/2 भी तो है ना इसमें ऑप्शन, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल। तो हमें प्रिज्म एंगल दे रखा है पाई डिवाइडेड बाय 3 और मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन दे रखा है हमें पाई डिवाइडेड बाय 6। सो कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो अब हमें पूछा गया है वेलोसिटी इन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म।
तो हमें डायरेक्ट वेलोसिटी निकालना तो नहीं आता, बट हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकालना आता है। तो π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री और π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, लगभग वही पिछले वाले क्वेश्चन का डेटा है, ठीक है ना। तो म्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन ए प्लस डेल्टा एम, यानी कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ए डिवाइडेड बाय 2, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो वही साइन 45 डिग्री, वही साइन 30 डिग्री, अभी अभी सॉल्व किया था हमने 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √2। अब म्यू किसके इक्वल हुआ करता था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वो होती है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हमें ये वाली निकालनी है स्पीड। तो v की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √2। और जब आप 3 को √2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है आपका आंसर 2.5 तो नहीं आएगा, 1.25 भी नहीं आएगा। थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेट करोगे, √2 की जगह 1.4 रखना। तो जब आप 3 को 1.5 से डिवाइड करते हो तो 2 आता है। अब यहाँ पे 1.5 से हल्के से कम नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट 2 से हल्का सा ज़्यादा आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन भी करोगे तो आप पता लगा लोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। वैसे आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन करनी है ना, ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में कैलकुलेट करना है इसको, 3 डिवाइडेड बाय 1.41 × 10⁸ कैलकुलेट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.12 × 10⁸। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रखा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल A, ठीक है। और हमें कह रखा है कि ये एंगल A जो है वो स्मॉल एंगल है, ठीक है, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस। If the refractive index of the prism is mu, the angle of incidence will nearly be equal to। तो हमें जो कहा गया है एक बार उसको ड्रॉ करते हैं हम, और ड्रॉ करते हैं, देखना हमारा खेल जो है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो हमें दिया गया है एक प्रिज्म, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिज्म, और जो जो हमें कहा गया है वो हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो एक रे ऑफ लाइट इस पर आती है, इस तरीके से इंसिडेंट होती है, और फिर इस पे नॉर्मली, तो देखो नॉर्मली वो बाहर कब निकलेगी? नॉर्मली वो बाहर कब निकलेगी? जब वो इंसिडेंट भी इधर कितने डिग्री पर हो? 90 डिग्री पर हो। तो हम अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमारा एंगल I जो होगा, ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल जो होगा, और ये वाला एंगल प्रिज्म एंगल के इक्वल है, A के इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा। तो आपका जो एंगल R है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस A, यानी कि खुद A के इक्वल हो जाएगा। तो हमने बस केवल और केवल जो कहा गया है ना उसके अकॉर्डिंग एक बार डायग्राम ड्रॉ किया, और हमें पता पड़ गया कि भाई एंगल R की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? A के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R जो होता है वो किसके इक्वल होता है? म्यू डिवाइडेड बाय 1 के इक्वल होगा। एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, तो म्यू फाइनल मतलब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इनिशियल मतलब एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज़ 1। और हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं I, क्योंकि सारे के सारे एंगल हमें कह रखे हैं स्मॉल हैं। और अभी अभी हमने देखा था R की जगह क्या लिखा जा सकता है? A लिखा जा सकता है। तो इन दोनों को रिलेट करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी म्यू टाइम्स A आ जाएगी। इसका मतलब आपका कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर पा रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Angle of prism is A and its one surface is silvered. Light rays falling at an angle of incidence 2A on first surface return back through the same path after suffering reflection
एट सेकंड सिल्वर्ड सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन ही रिपीट किया गया है, बट पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल स्मॉल दे रखा था और यहाँ पर हमें कह नहीं रखा कि आप एंगल को स्मॉल कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो एक बार ड्रॉ कर लो। तो ये आपका प्रिज्म हो गया एक बार के लिए, ठीक है। रे ऑफ लाइट जो है वो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है ना, और आपने इस वाली सरफेस को क्या बना दिया है, मिरर बना दिया है। अब सेम पाथ केवल और केवल तब ट्रेवल कर सकती है आपकी लाइट जब वो इस मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो, क्योंकि अदर किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, वो किसी अदर पाथ के ऊपर डिविएट हो जाएगी ना 180 डिग्री माइनस 2i। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सेम पाथ रिट्रेस करे। तो सेम पाथ केवल और केवल तब रिट्रेस करेगी जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये 90 डिग्री, अब मैं ढंग से बना नहीं पा रहा बट ये 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाए, तो ये यहाँ से जाए, इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो, ये एंगल आई है, फिर यहाँ पर एंटर करे, फिर इससे टकराए, 90 डिग्री पर टकराएगी तो वापस से 90 डिग्री पर ही लौट जाएगी और सेम पाथ को वो क्या करने लगेगी, ट्रैवर्स करने लगेगी। तो ये वाला एंगल होना चाहिए हमारा 90 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस ए, ये वाला एंगल हमें दे रखा है ए। तो ये वाला जो एंगल है वापस से 90 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, ठीक है। तो अब जो हमारी, अच्छा हमें ये और बता रखा है लाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, हमें बता रखा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस खुद किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। तो अब हमें पता है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। आई की जगह हम रख सकते हैं म्यू टाइम्स ए और आर की जगह हम रख सकते हैं साइन ऑफ, सॉरी नॉट म्यू, इट इज 2 टाइम्स ए, और आर की जगह अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू म्यू। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस ए। तो हमें पता पड़ गया हमारा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए, 2 कॉस ए, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। मजा आ रहा है, आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, ठीक है ना। देखो वीडियो आप सीरीज के सारे वीडियो देखोगे और शुरुआत से आखिरी तक देखोगे तो आज चौथा दिन है। ईमानदारी से बताना, जिसने चारों वीडियो देखे हैं ईमानदारी से बताना कमेंट्स के अंदर, ताकि और बच्चे भी एनकरेज हो कि क्या आपको लगने लगा है कि हाँ यार वाकई इस मिरेकल सीरीज में कुछ तो मिरेकुलस हो रहा है हमारे साथ में, समथिंग इज हैपनिंग, समहाउ वी आर नॉट हैविंग फियर ऑफ फिजिक्स एनी मोर। तो ये लिखो कमेंट्स के अंदर, आप लिखोगे तो ये टेस्टिमनी की तरह वर्क करेगा, लोगों को पता चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी ये बात हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2, इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री, है ना। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब है प्रिज्म एंगल, ठीक है ना, इसमें रिफ्रैक्टिंग एंगल। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड्स, a beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the mirrored surface if angle of incidence on the prism is। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा था। पिछला क्वेश्चन हमने किया था, सबने किया था, है ना। तो हमने देखा था कि वहां पर म्यू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई थी, ठीक है। तो अब तो डायरेक्ट कर लें इसको फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने रिजल्ट बटोरा था उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अब तो हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हुआ करता था, ट्वाइस ऑफ कॉस ए के इक्वल हुआ करता था। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है, √2 इज इक्वल टू 2। हमें जो प्रिज्म एंगल है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। cos 30 की जो वैल्यू है, cos 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है। इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री। ओके 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 ओके,
थोड़ा सा मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, इसको एक बार के लिए हटाते हैं अपन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ये बच्चों, ये प्रिज्म एंगल नहीं है, ठीक है ना, मैं गलत बोल रहा था उस टाइम पे। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है यानी कि आर जो है वो हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब मैंने जो बोला था वो बात सही थी, बट कंसेप्ट बताना जरूरी है, वरना आप लोगों को लगेगा कि सर जंप करवा रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इस केस में जब आपकी रे ऑफ लाइट एक सरफेस को मिरर बनाने पर अपना पाथ रिट्रेस करती है, इस केस में हमारा आर ही किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है। बात तो वही रही, बट ये चीज बतानी जरूरी थी, ठीक है ना। तो अब हम ए की वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो म्यू की वैल्यू है कितनी, √2 ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है, हमसे पूछा गया है अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमसे पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है, सॉरी अगेन मैंने थोड़ा सा गलत फॉर्मूला यूज कर लिया, इसको पूरा मिटाते हैं अपन। ये जो फॉर्मूला है पिछले से पिछला क्वेश्चन, फ्रॉम लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, सो फ्रॉम ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था या उससे पिछला क्वेश्चन करा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर चलेंगे हम लोग। तो हमने देखा था कि इस वाले केस में हमने पिछले क्वेश्चन से देखा था, फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, कम से कम हमने ये ऑब्जर्व किया था कि इस वाले केस में हमारा जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, मैं वहां पे प्रिज्म एंगल बोल रहा था क्वेश्चन को पढ़ते समय, बट रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारा अगर 30 डिग्री हमें दे रखा है, तो इस वाले केस में हमारा प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल सेम होते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, तो इसलिए मैं उसको प्रिज्म एंगल बोल रहा था, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, इस वाली कंडीशन के अंदर सेम होंगे, तो आर होगा 30 डिग्री और यही हमारे प्रिज्म एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है मटेरियल की, √2 दे रखी है, कितनी दे रखी है, √2 दे रखी है। अब हमें पता है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर जो है वो किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है, यानी कि साइन ऑफ आई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू टाइम्स साइन आर के इक्वल हो जाएगा। और आर हमें दे रखा है कितना, म्यू दे रखा है √2, आर हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री, इसका मतलब √2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो साइन आई की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय √2, इसका मतलब आई पक्का कितना होना चाहिए, 45 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन की जो नॉलेज है उसको यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लिया, बट ये क्वेश्चन जब एज अ फ्रेश क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको वो काम भी करना पड़ेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, मतलब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ले चलता हूँ ताकि आप बाद में कभी पढ़ो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सिमिलर डायग्राम यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है ना। तो आपका एंगल आर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज कंबाइंड विथ अनदर प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, मतलब कोई डिविएशन नहीं हो रहा। द एंगल ऑफ द सेकेंड प्रिज्म विल बी। तो हमें प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला डिविएशन पता है कितना होता है, हमें प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला डिविएशन पता है कितना होता है। कैसे लिखते थे अपन उसको, तो हम उसको लिखते थे
डेल्टा एम, वैसे तो डेल्टा एम लिखते थे बट यहाँ पर मैं डेल्टा 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना, इज इक्वस टू A1 टाइम्स μ1 माइनस 1। तो ये पहले वाले प्रिज्म की वजह से जो कम से कम डिविएशन प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा। ऐसे जो दूसरा वाला प्रिज्म है उसके लिए जो कम से कम डिविएशन प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, A2 टाइम्स म्यू माइनस 1। अब आपने दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपका नेट एंगल ऑफ डिविएशन किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि आपका नेट डिविएशन कितना होना चाहिए, 0। डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन मतलब व्हाइट लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड तो हो जाए बट वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी दूसरे वाले प्रिज्म में निकलने के बाद में उसी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर वो आपको बाहर जाते हुए दिखाई दे, उसका कोई अपने पाथ से डिविएशन ना हो। तो इसके लिए नेट डिविएशन आपका कितना होना ज़रूरी है, 0 होना ज़रूरी है। इसका मतलब A1 टाइम्स μ1 माइनस 1 प्लस A2 टाइम्स μ2 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो हमें A1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 डिग्री, μ1 की वैल्यू दे रखी है 1.5 माइनस 1, A2 हमें फाइंड आउट करना है, μ2 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.75 माइनस 1 और टोटल कितना आना चाहिए, 0। तो 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा और 0.5 से 15 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 डिग्री बचेगा प्लस A2 और 1.75 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.75 इज इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ 7.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.75 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री, नेगेटिव के अंदर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता पड़ गया कि हमारा आंसर 10 डिग्रीज होगा। दूसरे वाले एंगल का जो प्रिज्म एंगल हो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि हमारे जो प्रिज्म है वो कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। अगर पहले वाले प्रिज्म को आपने इस तरीके से रखा है, ठीक है, अगर इसका एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरा वाला प्रिज्म जो है वो पक्का कैसे रखा जाना चाहिए, वो पक्का इस तरीके से रखा जाना चाहिए। क्यों, ताकि इसका जो एंगल है, वैसे इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो एंगल्स है वो आपस में क्या होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए, ठीक है ना। सेकंड वाली सरफेस से फर्स्ट पर आने के लिए आपको इधर चलना पड़ रहा है क्लॉकवाइज और इसमें सेकंड से फर्स्ट पर आने के लिए आपको चलना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल का ओरिएंटेशन अलग हो गया ना, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो हमारी नेट रे जो है वो कैसे होगी, इसके अंदर रे एंटर करेगी, उसका कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, फिर और फर्दर डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बट फाइनली जब बाहर निकलेगी तो उसी डायरेक्शन में निकलेगी जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी रे ने क्या किया था, एंटर किया था। तो डिस्पर्जन तो हो गया, कलर्स के अंदर डिवाइड तो हो गई, डिस्पर्जन तो हो गया, बट डिविएशन नहीं हुआ। पहले जिस डायरेक्शन में जा रही थी अभी भी उसी डायरेक्शन के अंदर बाहर निकल रही है। तो इसको अपन कहते हैं डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। एक सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो उसमें आपको नेट डिस्पर्जन जो है, एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला देखा था ना हमने, म्यू वी माइनस म्यू आर। तो आपको पहले वाले एंगल के लिए, दूसरे वाले प्रिज्म के लिए दोनों निकालना है, उनका सम 0 करना है, ठीक है। तब आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आपको कंडीशन दी जाए उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक की बात हो गई हमें क्लियर। तो क्या अब हम प्रिज्म के साथ खेलना जान चुके हैं। प्रिज्म से रिलेटेड कैसी भी डेरिवेशन, कैसा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आर यू गाइस कंफर्टेबल विद इट, कमेंट्स के अंदर बताना मुझे, ठीक है ना। और बहुत हो गई एक प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन की बात। अब हम बात करेंगे एक कर्व्ड सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन के बारे में। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो यहां पर देखो
हमारे पहले वाले मटेरियल को जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई है दूसरे वाले मटेरियल से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एफ है, सेपरेट करने वाली सरफेस कैसी है? आपकी बार स्फेरिकल सरफेस है ना। अभी तक तो प्लेन सरफेस हुआ करती थी, पहली बार कैसी है? स्फेरिकल सरफेस। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ हो तो इसकी इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी। तो हम इमेज कैसे ट्रेस करते थे? हम दो रेज को फॉलो करते थे। तो सबसे पहली वाली रे ले ली हमने जो यहाँ से हमारी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। हमें पता है नॉर्मली इंसिडेंट होने वाली रे के साथ कुछ नहीं होगा, वो सीधे के सीधे निकल जाएगी। दूसरी रे की बात करते हैं। सो इस पॉइंट से दूसरी निकलने वाली रे हमने ले ली यहाँ पर। इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल क्या हुआ करता था? मैं पहले भी बता चुका हूँ मिरर्स के केस में, आप पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो, वही आपका क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा। हम ये मानते हैं कि पहले वाले मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, दूसरे वाले की ज़्यादा है, तो हमारी जो रे है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो देखो हमारी रे जो है इधर जाने वाली थी बट टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो गई। और फाइनली ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर, यानी कि हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड आउट कर ली कहाँ पर बननी चाहिए, ड्यू टू दिस स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, इमेज की डिस्टेंस और स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एंड ऑफ कोर्स दोनों मटेरियल्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब μ1, μ2, u, v एंड r, इन पांचों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। यानी कि ये 5 पांडव हैं, तो हम कुंती को ढूंढना चाहते हैं जो कि इन पांचों चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, वो रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सारे के सारे पॉइंट्स का नामकरण करते हैं, एंगल्स को शो करते हैं। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया O, इसको हमने नाम दे दिया पोल P, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये हो गया हमारा इमेज I, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, इस एंगल का नाम हमने रख दिया X, इसका नाम रख दिया Y और इसका नाम रख दिया हमने Z। तो हमने सब कुछ शो कर दिया यहाँ पर जो जो हमारे काम आ सकता है। हमने ये तक मान लिया कि M से ये जो लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है ये नियरली कहाँ पर हिट कर रही है? P पर हिट कर रही है। तो मतलब इस परपेंडिकुलर को आप MP मान सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, और ये छोटे छोटे एंगल्स हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास वाली रेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब छोटे छोटे एंगल्स हैं। तो हम अप्रॉक्सीमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। हम टेन थीटा को थीटा के इक्वल मान सकते हैं, हम साइन थीटा को थीटा के इक्वल मान सकते हैं, ठीक है ना। ये अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से उठा के ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल OMP, ठीक है। तो इसके अंदर जो tan x होगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली x के इक्वल लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? MP डिवाइडेड बाय PO के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, ट्रायंगल MPC। इसके अंदर tan y जो है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली y लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? MP डिवाइडेड बाय PC के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एक और ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल MPI। इस वाले ट्रायंगल के अंदर tan ऑफ z जो है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली z लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी MP डिवाइडेड बाय PI। सबको पता है ना, tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम तीनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को कॉरस्पॉन्डिंग बेस से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो एंगल x है, जो एंगल y है, जो एंगल z है, उसकी वैल्यू पता पड़ गई, ठीक है। यहाँ तक की बात आ गई समझ में, ठीक है। अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हो, ट्रायंगल OMC की, तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एक साइड को अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे आपका ये ट्रायंगल था, है ना, OMC, तो आपने इसकी ये वाली जो साइड है इसको आपने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया।
तो ये जो एंगल बना, ये बना आपका एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि हमारा एंगल आई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल MCI के बारे में बात करें तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो, ये रहा हमारा ट्राइंगल MCI, इसके अंदर हमने ये वाली जो साइड है IC इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बना ये बना हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल Y जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R प्लस जेड के, यानी कि R की वैल्यू हो जाएगी Y माइनस जेड के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमें पता पड़ गया, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता पड़ गई, तो ये हमें पता पड़ गया, ठीक है। y की वैल्यू हमें पता पड़ गई, z की वैल्यू हमें पता पड़ गई, हमें आई एक्स वाई के अंदर रिलेशन पता पड़ गया, हमें आर वाई जेड के अंदर रिलेशन पता पड़ गया। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। अब हमें पता है कि जो साइन ऑफ आई होता है और जो साइन ऑफ आर होता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली आई डिवाइडेड बाय आर कह सकते हैं, वो होता है आपका म्यू फाइनल डिवाइडेड बाय म्यू इनिशियल। आई की जगह हम रख सकते थे क्या, x प्लस वाई, और r की जगह हम रख सकते थे y माइनस जेड, ये हमारा म्यू एफ माइनस म्यू आई हो जाएगा। x की जगह हम रख सकते थे mp डिवाइडेड बाय po, y की जगह हम रख सकते थे mp डिवाइडेड बाय pc, y की जगह रख दिया हमने mp डिवाइडेड बाय pc, और z की जगह रख दिया हमने mp डिवाइडेड बाय pi। तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, म्यू एफ डिवाइडेड बाय म्यू आई के इक्वल हो जाना चाहिए। अब आप नोटिस करोगे mp से mp से mp से mp ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको उठा के इस वाली साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठा के इस वाली साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, तो फिर ये हो जाएगा म्यू आई डिवाइडेड बाय पीओ प्लस म्यू आई डिवाइडेड बाय पीसी विल बी इक्वल्स टू म्यू एफ डिवाइडेड बाय पीसी माइनस म्यू एफ डिवाइडेड बाय पीआई। अब हम क्या करते हैं, जो पीसी वाली साइड से उनको एक तरफ और पीओ और पीआई वाली जो साइड से उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम बनेगा हमारा, म्यू आई डिवाइडेड बाय पीओ प्लस म्यू एफ डिवाइडेड बाय पीआई इज इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय पीसी। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल ज्योमेट्री लग रही है, ठीक है ना। तो इससे आगे बढ़ते हैं, तो हम कहाँ तक आ चुके हैं, म्यू आई डिवाइडेड बाय पीओ प्लस म्यू एफ डिवाइडेड बाय पी आई इज इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय पी सी। यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब आप नोटिस करोगे कि अगर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सिंबल्स रखें, तो साइन कन्वेंशन क्या होता था, ये पॉइंट जो है इसको आप मान लो पोल, पोल से आप अगर इंसिडेंट रे की तरफ जा रहे हो तो आपकी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस पीओ है वो नेगेटिव होगी, पीसी पॉजिटिव होगी, और पी से आई जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव होगी। तो अपन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो हमने अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इनकी सबकी वैल्यूज रखी। तो हमने पीओ को तो रख दिया, ये पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगी, तो माइनस यू रख दिया। पी आई ये इमेज की डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वी हो जाएगी, और पी सी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आर हो जाएगी। और ये वैल्यूज जब हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। पहले ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, म्यू एफ अपॉन पी आई, तो इसको लिख देते हैं म्यू एफ अपॉन वी
माइनस म्यू आई अपॉन यू, माइनस क्यों आ गया क्योंकि पी ओ हमारा नेगेटिव है, इज इक्वस टू म्यू एफ माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय आर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। 5 पांडव थे हमारे, म्यू आई, म्यू एफ, आर, यू और वी, और अब हमें उनकी माँ मिल गई, मतलब अब हमें उनका कंबाइंड फॉर्मूला मिल गया जो कि आपस में इन सबको क्या करता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब आप नोटिस करोगे यहां पर अगर हम फोकस की बात करें तो यहां पर फोकस 2 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो ऐसा पॉइंट डिफाइन किया जा सकता है जहां से निकलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाती है ना। इसका मतलब हमारा u जो होगा वो तो f के इक्वल हो जाएगा, बट हमारा v जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं फोकस f1। तो हम फर्स्ट फोकस की बात करें f1, जिसके लिए हमारा u कितना है, f है, ठीक है, या f1 है लिख दो, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि हमारा u हो जाएगा किसके इक्वल, f1 के इक्वल, और हमारा v हो जाएगा किसके इक्वल, इन्फिनिटी के इक्वल। तो रखो हमारे फॉर्मूला के अंदर, तो v की जगह जैसे ही मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो म्यू एफ डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब अपन इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आ जाती है। तो इधर बचेगा माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय f1 इज इक्वस टू म्यू एफ माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय आर। तो f1 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव म्यू आई टाइम्स आर डिवाइडेड बाय म्यू एफ माइनस म्यू आई के इक्वल होगी। ये हमारा फर्स्ट फोकस होगा। ऐसे ही एक पॉइंट हमारा ऐसा भी हो सकता है कि इधर अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाए, सारी की सारी एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाए। इसका मतलब हमारा u तो हो जाए माइनस इन्फिनिटी, बट v हो जाए हमारे फोकस के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फोकस हो जाएगा जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो हमने u की जगह तो रख दिया माइनस इन्फिनिटी और v की जगह रख दिया हमने f2, तो रखा हमने फॉर्मूले में। तो आपकी बार म्यू आई अपॉन u की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा म्यू एफ अपॉन f2 इज इक्वस टू म्यू एफ माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से f2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी म्यू एफ टाइम्स आर डिवाइडेड बाय म्यू एफ माइनस म्यू आई, ठीक है। तो r अपॉन म्यू एफ माइनस म्यू आई ये तो दोनों में सेम है, f1 में भी है और f2 में भी है। f1 में ऊपर म्यू आई आ रहा है, f1 पहले वाले मीडियम के अंदर है, पहले वाले मीडियम के अंदर पोल से चलेंगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि पहले वाले फोकस में ऊपर नेगेटिव म्यू आई आएगा और दूसरे वाले फोकस में ऊपर पॉजिटिव म्यू एफ आएगा। आर अपॉन म्यू एफ माइनस म्यू आई जो है वो दोनों में सेम है। तो अब हमारे हथियार जो हैं, ये हमने जो डिस्कशन करा है उसके लिए हमारे जो हथियार हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। कौन कौन से हथियार इकट्ठे हो चुके हैं, एक तो ये फॉर्मूला जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, दोनों प्रकार के फोकस का फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, और पूछ भी क्या सकते हैं, ठीक है ना। बट हमें समझ में आना चाहिए कि हर चीज आई कहां से है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आज की क्लास को अपन खत्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ बबल इन ग्लास जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दे रखी है, इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। At what distance will it appear if surface is convex and if surface is concave? तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन का। तो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। हमारा जो ग्लास है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है।
ठीक है। और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, तो 1.5 दे रखी है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो बबल है, वो इसके अंदर 3 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो हमारा जो बबल है वो कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है। ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या क्या मिल गया, हमें इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या क्या मिल गया, क्या हमें u की वैल्यू मिल गई। तो हमारी जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, और इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए हम जा रहे हैं इधर की तरफ। आया समझ में। तो हमारा u जो होगा वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो u हमें पता पड़ गया, -3 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या हमें इनिशियल मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता पड़ गई। तो इनिशियली ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी 1.5। फाइनली रे कहाँ पर जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी μf = 1। और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगेन देखो हमारा सेंटर यहाँ पर होगा, जैसे सपोज करो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए हमें पोल से जाना पड़ रहा है इधर, और इंसिडेंट रे थी इधर, अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी हो जाएगी, -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास में सारे इंग्रेडिएंट आ गए, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था μf/v माइनस μi/u, μf माइनस μi डिवाइडेड बाय r। सबकी वैल्यू रखो। तो μf की जगह रख सकते हो आप 1 डिवाइडेड बाय v, μi की जगह रख सकते हो 1.5 डिवाइडेड बाय u की जगह रख सकते हो -3 इज इक्वल टू μf यानी कि 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय -5। तो सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये 1 डिवाइडेड बाय v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1.5 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपका, केवल और केवल पॉजिटिव 0.5 बचेगा, इज इक्वल्स टू 1 में से 1.5 को माइनस करोगे तो नेगेटिव का 0.5 बचेगा। ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 0.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा 0.1। ठीक है। तो 0.5 को जब अपन उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव 0.4 बचेगा। तो 1/v की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव 0.4 आएगी। इसका मतलब हमारा जो v आएगा वो नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 0.4 आएगा, या आप लिख सकते हो नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, या नेगेटिव 2.5 लिख सकते हो। कहने का मतलब हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है पोल से हमें इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इमेज बन रही है अगर हमारी सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है तो। और अगर हमारी सरफेस जो है कॉन्केव है तो अगेन क्वेश्चन तो हमारा आसान हो गया, कर ही सकते हैं। केवल और केवल फर्क किस में पड़ेगा, u जो होगा वो स्टिल -3 सेंटीमीटर होगा, μi जो होगा वो स्टिल 1.5 होगा, μf जो होगा वो स्टिल 1 होगा। बस आपकी सरफेस अगर कॉन्वेक्स कॉन्केव हो गई तो आपकी बार आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगी। यानी कि कॉन्केव के केस में केवल और केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर का फर्क पड़ जाएगा, वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इतना सा काम आपको चेंज करना है। तो क्या ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हो। केवल और केवल आपको इसमें r को कितना लेना है, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर लेना है। तो जो बच्चे इस वीडियो को यहां तक देखेंगे, यहां तक,
मैं इंतज़ार करूँगा कि वो कमेंट्स के अंदर इस क्वेश्चन का, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उसका आंसर मुझे लिखें। देखते हैं, देखिए सारे के सारे बच्चों का मैच करता है क्या। मुझे भी पता चलेगा कि कितने बच्चे आखिर में यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें कितना समझ में आ रहा है, ये चीज़ मुझे पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों, दैट वाज इट फॉर 4th डे ऑफ मिरेकल सीरीज। आई होप आज का दिन भी बाकी के पिछले 3 दिनों की तरह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। मैंने आपको ऑलरेडी हमारा जो टारगेट है, तो एक टारगेट तो है आपके दिमाग से फिजिक्स का डर दूर करना, और जो मेरा इस सीरीज को बनाने का टारगेट है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक ये सीरीज़ पहुंचनी चाहिए जिनके पास में पढ़ने का जज्बा है बट आर्थिक साधन नहीं है। सो हम सब मिलके हेल्प करते हैं, और उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इन वीडियोस को, जो भी यूट्यूब का एल्गोरिदम है यार, मुझे नहीं पता, हो सकता है ज़्यादा लाइक करने से, हो सकता है ज़्यादा कमेंट्स करने से, ठीक है ना। समहाउ इन वीडियोस के ऊपर आपको आपकी एक्टिविटी बढ़ानी है। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है ना। मतलब आप तो एक ही बार लाइक करोगे, बट लोगों को भी कहो कि यार देखो, इनको देख के फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने आप ही ये जो वीडियो हैं वो यूट्यूब के धरातल पर आने लगेंगे, और एक बार वहाँ आ गए तो फिर ये सब तक पहुँचने लगेंगे।